क्या है ये? एरर। समझ आया? जो कोड्स प्रॉपरली डिफाइन होंगे वो तो कोड्स वेरिएबल व्यू से उठ के आ जाएंगे, जो भी उसके अलावा होगा वो एज सच लिखा आ जाएगा। सो वी कैन नो, ओनली थिंग इज इट डोंट टेल कि ये कहाँ पर है, ये नहीं बताता है। सो वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं? आप इसमें आके किसमें था वो, टाइप में, और यू कैन सिंपली प्रेस कंट्रोल F। विंडो शॉर्टकट पता है ना, कंट्रोल F फाइंड। तो आप उसके ऊपर करें, देखिए यहाँ पर हूँ मैं, मुझे पता है ना टाइप के अंदर है 11 और 11 क्या 1 ही होगा, वो एक्चुअली गलती से 11 हो गया। आप टाइप के ऊपर क्लिक करें, कॉलम सेलेक्ट हो गया। ये एक्सेल के शॉर्टकट्स हैं फ्रेंड्स। टाइप के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल F प्रेस करें, विंडो शॉर्टकट है, कंट्रोल F मींस फाइंड कहाँ है, एक ही है इसलिए 11 टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें। तो इसने बताया ये लो जी 40 नंबर का रिस्पोंडेंट है, इसको 1 कर दें। देखिए मुझे क्या प्रॉब्लम क्या हुई है, आउटलायर में तो वो ये बता रहा था कि ये पर्सन आउटलायर है नंबर के साथ, यहाँ तो है नहीं, पर मुझे पता है इस पूरे कॉलम में एक बार 11 आ रहा है। वो कौन सा है? कॉलम के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, कंट्रोल F प्रेस करें, कंट्रोल F में आप टाइप करें 11, एंटर प्रेस करें, एंड विल कम। उसको हाईलाइट करेगा, उसको हाईलाइट कर देगा, उसको आप चेंज कर दें, नॉर्मल फाइंड हो गया जी। अब हम सब में करना पड़ेगा, बिल्कुल इंडिविजुअल एक बार आपको करना पड़ेगा। तो फाइनल टेबल आया तो मैं समझ में आ रही थी कि हमारे हिसाब से टेक्निकल में जो नहीं है उसको हाँ जी, और भी हो सकता है ना 11, अगर आप सिलेक्ट नहीं करते कंट्रोल F करेंगे, किसी भी कॉलम में 11 नहीं है उसको रिपोर्ट करेंगे। हमें तो पहले ही इसी कॉलम में 11 चाहिए ना, कॉलम में सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल F लोकलाइज्ड हो गया। आपने ये मैंने बताया कि हमने डिस्क्रिप्टिव से फ्रीक्वेंसी निकाल के देन इवेंट को रखना। आपने इससे पहले जो मैंने बताया था जो हम वैल्यू लेवल्स में जाते हैं वहाँ हाईलाइट करते हैं, वहाँ से हाईलाइट हो जाता है। वैल्यू लेवल्स में ये बात आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इससे तो सिर्फ हाँ, इससे भी हो जाएगा। अगर आपने 11 कर रखा है तो यहाँ पर ये 11 ही रह जाएगा। बट द पॉइंट इज अगर आपके पास 6 लाख वैल्यू है तो ये थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है ना, सारे को तो नहीं देख पाएंगे। सॉफ्टवेयर उसका कैलकुलेट करके आउटपुट में बता देगा, एक बार आया, 5 बार आया, 7 बार आया। हमारे बहुत टैक्सिंग पड़ेगा चेक करना इतने डाटा का, इवन 500 का डाटा है तो कैसे चेक करें, और होता नहीं। हाँ जी, आस्क योर डाउट्स, आस्क योर क्वेरीज। आप देखिए ऐसा हो सकता है आप थोड़ा सा यूँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये दो सेपरेट हैं मैम, प्लीज सर, ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। सेपरेट चीज़ें ऐसे हैं, अगर आपके पास लिक्विड सेल का डाटा है, एंड प्लीज़ माइंड इट, मैं आपको 2-3 दिन में जो भी डाटा फाइल दूंगा कोई भी क्लीन नहीं है, कोई भी क्लीन नहीं है। आई वॉन्ट यू टू वर्क फ्रॉम द स्क्रैच। तो आप, मैं आपको कोई भी फाइल दूँ, कुछ भी मैं आपसे कहूँ, सबसे पहला काम है डाटा क्लीनिंग। आपको चेक करने हैं स्टेप्स बार 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 बार, वरना आपके रिजल्ट्स वियर्ड है। आई हैव ओपनली टोल्ड यू दैट सारी की सारी फाइल करप्ट है फाइल्स, ठीक है? क्योंकि जब आप एक्चुअल डाटा कलेक्ट करेंगे ना, हैरान रह जाएंगे देख के कि रिस्पोंडेंट ने क्या क्या रिप्लाई कर रखे हैं। अगर आप सही में देखते हैं, उनको क्लीन करना होगा। अगर आपके पास लिकर्ट स्केल ऑफ क्वेश्चंस है, सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी, ओके? और सबको सबकी फ्रीक्वेंसी निकाल दें और सबकी टेबल निकाल दें। सबकी टेबल अभी तो मैंने हटा दी थी ना टेबल, क्यों हटा दी थी? रेशियो डाटा की टेबल्स का कोई सेंस नहीं है। मैं आपको एक ही निकाल के दिखा दूं। मैं यहाँ पे सेल्स की आपको निकाल के दिखाता हूँ, एंड यू टेल मी इसका कोई मीनिंग निकला है? इस टेबल को आप एनालाइज करना चाहेंगे, क्या मीनिंग है इसका? 1.5 कितनी बार आया? एक बार आया। 1.8 एक बार आया। 3.3 एक बार आया। रेशियो डाटा की फ्रीक्वेंसी टेबल का कोई सेंस नहीं होता है। तो किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ होता है अदर देन रेशियो। नॉमिनल डाटा है, बिल्कुल, जिनकी कैटेगरीज या रैंक या दूसरे शब्दों में जिसमें आपका आंसर्स रिपीट हो रहा है। क्लोज एंडेड का ही बनेगा। तो ओपन एंडेड का जो डाटा, चाहे आपने रिस्पोंडेंट से लिया चाहे सेकेंडरी डाटा से, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं निकाली जाती।
रेशियो डाटा की फ्रीक्वेंसी नहीं निकाली जाती। हाँ, और बाकियों की कंपल्सरी निकालनी चाहिए और एनेक्स्चर में लगानी चाहिए रिपोर्ट के अंदर। पीएचडी रिपोर्ट में, पेपर में नहीं, पेपर में ब्रेविटी इज द वर्ड, छोटा सा छोटा कम से कम वर्ड हो, पीएचडी रिपोर्ट में आप लगाते हैं, लगानी चाहिए आपको, ताकि आपको भी पता रहे बाकियों को भी। आपके लिए दो चीज़ होगी इसमें, इसी एक मेनू से दो चीज़ें निकली। पहली तो सबसे पहली टेबल इसने दी, इसमें भी दिया होगा, इसके ऊपर मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2, एक तो मिसिंग पता लग गया और दूसरा आपको ये भी पता लग गया क्या कहीं इम्प्रॉपर कोड तो नहीं है। इम्प्रॉपर कोड अगर होगा तो मेंशन हो जाएगा कैटेगरीज में 11 या 20 समथिंग। गॉट इट? हमारा अब तक हमने कर लिया है, आउटलायर को हैंडल कर लिया है, हमने इम्प्रॉपर कोड को हैंडल कर लिया है। नाउ कम टू द थर्ड, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब आप मुझे बताइए ये डाटा आप बताइए, आपने जो टेबल बनाई है उस टेबल में कौन सा एल्गोरिथम मैं लगाऊं, वो कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप बताइए आपने क्या लिखा हुआ है? जी नहीं, अपनी बुक खोलिए, नोटबुक में आपने एक टेबल बनाई है, उसमें आपने लिखा है आउटलायर, हर एक के लिए अलग अलग एल्गोरिथम हमने डिस्कस किए थे। अब आप ये बताइए, सबसे पहले तो आप अपना आउटपुट क्लोज कर दें। रेशियो में मीन वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस यू आर ए रिसर्चर, आप मुझे बताइए कि आप इसमें सीरीज मीन लगाना चाहेंगे या आप इसमें कैटेगरी वाइज मीन लगाना चाहेंगे? लुक एट दैट, कैटेगरी वाइज मीन लगाना चाहिए, अदर्स कैटेगरी वाइज लगाना चाहिए, बिकॉज जो सेल्स करती है दैट मे नॉट बी ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो सीरीज मीन नहीं लगाएंगे, बट इट रिलाइज ऑन यू, इट योर रीजनिंग, योर डिसीजन मेकिंग, क्यों करना है, कैसे करना है, इसको मैटर बता दो। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली मुझे चाहिए हर एक का सेल्स अलग अलग निकाल दूं मैं, बाद में जहां जहां मिसिंग है वो वैल्यू लगा देंगे हम। इज दैट ओके? इसका एसपीएसएस में कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका तरीका यही है, आप निकालो और बाद में उसको कॉपी पेस्ट करो या टाइप करो जहां जहां मिसिंग है। शॉर्टकट है सीरीज मीन का। मैं सीरीज मीन का आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। आपने लिखा हुआ एसपीएसएस मेनू में सीरीज मीन कहाँ मिलता है, लिखा हुआ है, हमने बनाया था एक कॉलम, बुक में जाइए, नोटबुक में जहाँ मैंने लिखा था सीरीज मीन, उसके आगे एसपीएसएस मेनू लिखा है। ये ट्रांसफॉर्म में रिकॉर्ड दो तरह के हैं, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। क्या आपने लिखा हुआ है सीरीज मीन के आगे एसपीएसएस मेनू, ट्रांसफॉर्म, रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, रिकॉर्ड इनटू सेम और रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट। मीनिंग क्या होता है? SPSS always suggest you that never ever destroy your original data। देखो ऐसा हो सकता है, मैं आपको कहा गया रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल कर दो, जो भी वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी, ओके। 3 दिन बाद आपको पता लगा यार वो एल्गोरिथम गलत बता दिया नीरज ने, ये सही तरीका है। There is no way of recovering your original data, right? Once overwritten, there is no way of recovery. So SPSS itself recommend never corrupt your original data। कितने मर्जी नए कॉलम बना लो, तो उसका ऑप्शन है रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। तो हम डिफरेंट पे चलते हैं, मेनू सेम है दोनों का, इनटू डिफरेंट वेरिएबल। क्या पूछ रहा है, इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है, बस यही एक फर्क है। अगर सेम वेरिएबल करेंगे सिर्फ वो पूछेगा कौन सा वेरिएबल, नाम तो नया रखना नहीं है, सेम है। अगर आप इनटू डिफरेंट करते हैं, ये पूछेगा किसका नाम क्या रखना है, जैसे मैंने कहा सेल्स, और सेल्स को जैसे ही मैंने साइड में भेजा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, नए का नाम क्या है, तो नए का नाम हम यहाँ लिख देते हैं, नेम इज इक्वल टू सेल्स 1 और लेबल भी जो आप देना चाहिए सेल्स 1, और आपको क्लिक करना पड़ेगा चेंज के ऊपर, तो उसको समझ आएगा अच्छा भाई उसका नाम सेल्स 1 बना दें। सेल्स न्यू कर सकते हैं SPSS के अंदर, सिंस यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑफ इट, स्पेस इज नॉट अलाउड। सेल्स अंडरस्कोर न्यू हो सकता है, स्लैश नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, सेल्स न्यू भी लगातार नहीं हो सकता, सेल्स मॉडिफाइड भी हो सकता है, ठीक है। सर लेबल में क्या करना है? What is the difference between name and label? Label is what will go to the output and name is what is visible only in the heading of the column. Name is only heading, right? जैसे MPG was the heading of the column and name was fuel efficiency.
जो आप चाहते हैं आउटपुट में जाए वो लेवल में लिखेंगे, जो SPSS में दिखे वो नेम है हमारा। ओके, वी आर जस्ट कंक्लूडिंग चेंज। नाउ इट सेज नो, हाँ चेंज पे क्लिक करें, ऊपर दिख रहा है then it asks old and the new values, then it is asking for the old and the new values। ठीक है, old and the new value पे क्लिक करें, ये मेनू खुला। old and the new value आपने क्या किया, नाम बता दिया भाई इसका नाम ये रखना है नए का, ठीक है। old and the new values, old and the new values में अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। at times आप इसको यूज करते हैं for converting the ratio data into the nominal data। Can we convert the ratio data back? कोई भी सेल्स है, आपने कहा नहीं सेल, मैं तो इसको ऐसे बनाऊंगी 500 तक कोड 1, 500 से 1000 तक कोड 2, 1000 से ज्यादा का कोड 3। We are converting the ratio data back to the nominal or ordinal data। उसको कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे we can provide the range through the lower value etc। इनको यूज करेंगे 500 से 1000 तक ये कोड, यहाँ देंगे नए कोड, इट्स रिटन ओल्ड वैल्यूज एंड न्यू वैल्यूज। ठीक है, अगर आपका लिकर्ट स्केल है, लिकर्ट स्केल पे मैं, क्योंकि ये मेनू सबके लिए मैं सारे बता रहा हूँ, अगर लिकर्ट स्केल है, लिकर्ट स्केल पे क्या बताया था, जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको 3 से रिप्लेस कर दे, जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको 3 से रिप्लेस कर दें न्यूट्रल वैल्यू से। तो वहां क्या कर सकते हैं, वी विल क्लिक ऑन द सिस्टम मिसिंग और यहाँ लिख देंगे 3 और ऐड पे क्लिक कर देंगे, बस कंटिन्यू। ओके, जहाँ भी मिसिंग है वो 3 आ जाएगा। अगर आप ये चाहें, कई बार क्या होता है, आपने पूछा 1 to 5 हाईली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड एक्सेट्रा। एट द टाइम ऑफ एनालिसिस आपको का 5 नहीं 3 कैटेगरी बनाओ, 1 और 2 को 1 ले लो, 3 को 3 रहने दो, 4 और 5 को 4 कर दो या 3 कर दो। तब हम क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ कर सकते हैं, रेंज दी 1 से लेके 2 तक 1 कर दिया, 2 को 2 कर दिया, 4 और 5 को 3 कर दिया। कोई भी एल्गोरिथम, इट गिव्स यू टोटल फ्रीडम, कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपने सीरीज मीन कैलकुलेट कर रखा है तो यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए मिसिंग और वहाँ पर वैल्यू जो भी आप देंगे ये इट विल डू दैट। सिंपली क्लिक कंटिन्यू एंड ओके। ओके, दिस इज वन मेथड। ओके, हाँ बताइए, मैंने कहा सिस्टम मिसिंग एंट्री एट, इसका मतलब जो भी मिसिंग है उसको 3 कर दे, या सिस्टम मिसिंग को मैंने कहा जो सीरीज मीन मैंने कैलकुलेट किया एंड इट कम्स 172, तो जो भी सीरीज जो भी मिसिंग है 172 कर दिया। दैट विल चेक, आई डोंट, ये सभी वेरिएबल्स का एप्लीकेबल होगा? नहीं सर, देखिए ये जब आपने कंटिन्यू किया, जो वेरिएबल यहाँ दिया है उस पर एप्लीकेबल होगा। आपने नया नाम दिया है और नई चीज, अगर आप 4 या 5 इकट्ठा करना चाहेंगे तो भी एक पे ही काम करेंगे, एक पे जिसका आप करेंगे, बारी बारी करना पड़ेगा। हाँ, 1 by 1 इकट्ठा इस मेनू से नहीं हो सकता। इसमें हाँ देखो, इन दैट केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज 3 to 3, ओके, इट्स टेकिंग ओनली दिस लोअर ट्रू वैल्यू 3 का क्या मतलब हुआ, क्या लिखा है देखो वहाँ पे, रेंज लोएस्ट ट्रू वैल्यू, लोएस्ट से लेके इस वैल्यू तक 1 से 3 हो गया, उसका मैंने यहाँ पर कर दिया 1। यही हो गया ना। अगर आप चाहोगे नहीं नहीं ऐसे नहीं करता, मुझे तो ठीक है, नहीं नहीं तो इसके अंदर है कि आपका 5 वर्ड स्केल है, उसको 3 में कन्वर्ट कर रहे हो, 5 वर्ड स्केल है 3 में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर रेशियो को बनाना है तब हम क्या करेंगे, इस रेंज को यूज करेंगे 1 to 100 1, इस रेंज को यूज करेंगे 1 थ्रू, तो मैंने यहाँ लिखा 1 to 100 1, 100 to 202 रेशियो को उसमें काम करना। ठीक है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आई हैव नेवर यूज्ड दिस सिस्टम ऑफ यूजर मिसिंग, इसका क्या मीनिंग है इसको देख लेंगे। अच्छा, एक और करते हैं, देन वी टेक अ लंच। ट्रांसफॉर्म के अंदर है सेकंड लास्ट
rather third last, replace missing values. ट्रांसफॉर्म में थर्ड लास्ट है replace missing values. Click on it. ये पूछ रहा है किसको रिप्लेस करना है, तो हमें करना है सेल्स को रिप्लेस. जैसे ही मैंने सेल्स को डाला, इसने अपने आप उसका एक नया नाम रख दिया. वहां ये पूछ रहा था, इसने कहा कि नेम इज सेल्स अंडरस्कोर 1. ये हमेशा ये बोलता है कि देखो सबसे इजीएस्ट मेथड है उसके आगे 1 लगा. कोई भी चीज है उसके आगे 1, तो ये इट्स इजी टू रिमेंबर. आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से. Now it comes to the method. कौन सा मेथड आप यूज करना चाहेंगे? By default it's series mean. What are the other methods? Mean of nearby points, median of nearby points, and interpolation. And interpolation. ये इंटरपोलेशन क्या है और सीरीज मीन क्या है, ये हम लंच के बाद डिस्कस करते हैं. और कैटेगरी वाइज मीन जो एक्चुअल में करेंगे वो हमने इसमें भी किया नहीं है, उसका अलग करेंगे. ठीक है? इसमें हम पर्सनली go into this data and then also we can pick Sorry, say it again. missing value जो हमने series mean calculate किया है. हाँ जी. Then we take up this mean value. सीरीज मीन तब यूज करेंगे अगर सारा का सारा डाटा एक तरह का. जैसे आपने कहा कि देखो मुझे तो दिख रहा है कुछ ऑटोमोबाइल्स का डाटा है, कुछ ट्रक का, तो कैटेगरी वाइज मीन ज़्यादा ठीक है. अगर होता सिर्फ ऑटोमोबाइल्स का, मैंने 500 पब्लिक सेक्टर कंपनी ली है, तो ठीक है एक सा. लेकिन आपने कहा नहीं नहीं इसमें तो कुछ मीडियम स्केल है, कुछ स्मॉल स्केल है, फिर कैटेगरी वाइज आपकी डिस्क्रिप्शन, आपको डिसाइड करना है. ओके, वी आर स्टॉपिंग विद मेनी क्वेश्चंस. देयर आर क्वेश्चंस अबाउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी, देयर आर क्वेश्चंस अबाउट लीनियर इंटरप्रिटेशन, ये क्या है, कैटेगरी वाइज मीन क्या है, ये सारा करेंगे. और सेकंड हाफ में हम करेंगे पाथ एनालिसिस. वी विल वर्क विद द अमोस और पाथ एनालिसिस पे हम काम करेंगे. टुडे कुछ तो हम कैटेगरी मीन का ऑप्शन आता है, कंपेयर मीन्स टू मीन्स. आपने एसपीएसएस मेनू में लिखा हुआ है. कैटेगरी वाइज मीन करता है एनालाइज, कंपेयर मीन्स मीन्स. ठीक है, चलिए यहाँ स्टॉप करते हैं. First for the series mean. Now here we were looking for that what are the various options. The 5 options available are series mean, series median, linear interpolation, median of nearby pair, etc. What is the linear interpolation? Linear interpolation is a common term in marketing research is data capping. This is a more common term, data capping. Data capping is what? For example, when the data is of time series analysis nature. So all those people who work in the finance area and particularly where there is presence of time series. For example, the stock market, share rates, property rates, etc. Anything that is influenced by the time series, that is called as the time series data. In the time series data, the data is given like to be this. The data is like this. So there is a clear element of time series present. It is increasing in the linear fashion. What do you suggest? Should we go by the replace by the series mean? And at times the data is not like this. Data is like this. Should we replace by the nearby points? Sorry. Mean of nearby points. Mean of nearby point. Actually, when the data is of time series analysis, actually if you see, this sort of trend is here, and somewhere in between you have a missing data. So what do you think? Is it appropriate to go for the mean of the nearby points, or for example, if this is the case, this is the missing. So what is the mean of this? 6 and was 700, roughly 350. Maybe that is different on the slope. So they say interpolation is this one. Whatever the trend is there, filling by the trend. Whatever the trend line is there, filling by the trend line to that of the missing value. That is called as the linear interpolation. Please look, what is the difference between extrapolation and interpolation? Extra, the word extra means going beyond. So when data is there, so when we go and say if the data travels on the same slope, it is expected to be like this. That is extrapolation on either side. When we fill up in between data, that is called as the interpolation, inside. Whenever the missing frequency working on the same slope. So linear interpolation method is used only and only in the time series data, not in the stationary data. So when we have like this, otherwise the other options are mean and the median. Now let's go for the sales.
And let me check again because I forget wherever the missing frequencies were there. I'm just checking where the missing frequencies are there. I have gone to frequency, that is analyze, descriptive and frequency. Except this, I have taken and unchecked the display frequency table. Double click, I have made it as transpose. Okay, sales, there are two missing frequencies. In sales, there are two missing frequencies. Where are they from? 51 and 55. 51 and 55 both are from the truck. See, 51 is a truck and 55 is a truck. So it won't be appropriate to take the mean of the series because truck plus automobile, it will be something else. So better to take average. Now the point is how to take the category wise mean. And the option which we have written is analyze, compare means. Analyze, compare means. It will ask about whose mean you want to take, that is of sales, on the basis of what? Dependent variable. What is the category? What is the variable against which you want to take the mean separately? So it is the vehicle type. So put it here. In the option, you can see by default it says it will find out the mean, number of cases, standard deviation. It's okay, or you can just simply say mean, or if you want to do something else, harmonic mean, geometric mean, variance, skewness, anything, you can do. I have just checked on the mean. So it says mean of the truck is 64, mean of the automobiles is 44, and total of the two it's 49. N1 x1 bar plus N2 x2 bar divided by N1 plus N, total combined. So truck is 64.0. So since both the missing value was from the truck, so what I will do, I will replace them by 64. Is that okay? How to replace? If there is only 1 2 place, I will simply type 64. If there are, let's say, 20 places, so what is the option we will use? Transform, recode into same variable or different variable. This will be the value sales and will give, and I will say system missing by 64. This was the menu which we have done. Lost out? Don't remember anything? Okay. How to replace 64 for the truck when there are n number of missing value and all are in the truck? How to replace? If only 1 2 place, I can simply type. If there are, let's say, 15 places, I can type, but a simple method is go to the transform, recode into same variable or different, let's say same variable. Only difference is in different variable, it was asking for the name of the new variable here. Isn't it? What is the difference between recode into same and different variable? See again. Into different variable, it is asking the name here. When you say sales, it is asking what is the name. Rest, the menu says more than this value, if value. And see the other variable, negate into same. This is same if, and you say this one, odd and the new value, rest of the menu is the same. So odd and the new value, system missing by 64. So wherever 64 is there, it will be replaced.